नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टीवी। मैं हूं आपके साथ ममता। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया दिस वीक कार्यक्रम में, जहां पर हम आपको हफ्ते भर की उन तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए कारगर साबित होंगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने देश को किया संबोधन, लॉकडाउन 4 पर लगाई मुहर, साथ ही इस दौरान शताब्दी की शुरुआत में आए Y2K संकट का भी किया जिक्र। कोविड-19 के बीच भारत सरकार ने किया आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर का शुभारंभ। मिशन सागर के तहत INS केसरी हिंद महासागर के रास्ते 5 देशों तक पहुंचाएगा मदद। रोजगार और निवेश को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उठाए कदम, श्रम कानूनों में अहम बदलावों की घोषणा की। भारत में कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किट हुई तैयार, पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने किया विकसित। श्रद्धालुओं के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा हुई सुगम। सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड में धारचूला लिपुलेख मार्ग का किया निर्माण। विपणन क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी उपज बेचने की राह हुई आसान। राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ 177 और मंडियों को जोड़ा। और खेतों में कीटनाशक के तौर पर अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहे एंटीबायोटिक पर रोक। CIBRC के तहत स्थापित पंजीकरण समिति की सिफारिश, एंटीबायोटिक्स के फसलों पर उपयोग को पूरी तरह करे प्रतिबंध। और अब खबरें विस्तार से। बीते मंगलवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया। संबोधन में न सिर्फ उन्होंने लॉकडाउन 4 पर मुहर लगा दी, साथ ही साथ 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की भी घोषणा कर दी, लेकिन इन सबके परे उन्होंने एक संकट का जिक्र यहाँ पर किया था, Y2K संकट। आखिर क्या है ये Y2K संकट, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 1999 खत्म होकर साल 2000 शुरू होने वाला था, लेकिन दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम 31 दिसंबर 1999 से आगे का साल बदल पाने में काबिल नहीं थे। सिस्टम अगले साल के लिए तारीख और महीना बदल सकते थे, लेकिन साल के 2 आखिरी अंकों को छोड़कर पहले 2 अंक नहीं बदले जा सकते थे। और इस तरह से 1 जनवरी 2000 को कंप्यूटरों में दिखाने वाली तारीख 1/1/1900 ही रहती, यानी कि समय से ठीक 100 साल पीछे। इस कारण Y2K बग को मिलेनियम बग भी कहा जाता है, जो एक तरह का कंप्यूटर बग था। आसान भाषा में समझे तो बग एक तरह की कोडिंग में आने वाली दिक्कत होती है, जिसकी वजह से कोई भी कंप्यूटर उस काम को नहीं कर पाता जिसके लिए उसे बनाया गया है। अमेरिका और यूरोप में कंप्यूटरों को इस तरह से बनाया गया था कि उसमें साल 2000 और उससे आगे के सालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। मसलन अमेरिका में तमाम कंप्यूटर गिनतियां महीना, दिन, साल की तर्ज पर बनाई गई थी। साल केवल 2 अंकों में था, इसीलिए 1999 के बाद जब साल 2000 आया तो सभी तारीखों में बदलाव के साथ 1100 तो हो जाती, लेकिन कंप्यूटर से जुड़ी सभी सेवाएं ठीक 100 साल पीछे चली जाती। उस दौर में कई कंप्यूटर विशेषज्ञों ने इसके बारे में चेताया था कि कंप्यूटर में 21वीं सदी के लिए प्रोग्राम नहीं है, इसीलिए वो ध्वस्त हो सकते हैं, और इससे बहुत सारे कंप्यूटर कार्यक्रम जिन पर अर्थव्यवस्था निर्भर थी वो सब फेल होने वाली थी। बैंकिंग सेवाएं इससे पूरी तरह बंद होने वाली थी। पावर ग्रिड फेल हो जाते और उनसे जुड़ी सभी सेवाएं बाधित हो सकती थी, जैसे रेल, पानी आपूर्ति आदि। इसके अलावा कंप्यूटर आधारित सैटेलाइट्स, अंतरिक्ष कार्यक्रम भी इससे बुरी तरह प्रभावित होने के कगार पर थे। इस तरह कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ी सभी गतिविधियां बाधित होने वाली थी। भारत ने सुलझाई समस्या। रोजमर्रा के कामों का पटरी से उतरता देख यूरोप अमेरिकी कंपनियों में हाहाकार मच गया। इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए सारे कंप्यूटर को नए सिरे से बदलने की जरूरत थी, जिसके लिए बड़ी तादाद में कंप्यूटर इंजीनियरों की जरूरत थी। उस समय तक भारत में इन्फोसिस, विप्रो जैसी IT कंपनियों की शुरुआत हो चुकी थी। भारत में उस समय सस्ता मानव संसाधन किसी भी देश के मुकाबले पर्याप्त था। इसके अलावा भारत के पास हुनरमंद इंजीनियर की भी कमी नहीं थी।
यही वजह थी कि ऐसे वक्त में अमेरिका और यूरोप की कंपनियों का ध्यान भारत की ओर गया। भारत के हुनरमंद युवाओं ने भी इनको निराश नहीं किया और दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। हालांकि इस समस्या को ठीक करने में काफी धन खर्च हुआ। किसी ने इस समस्या को सुधारने के लगभग 5 साल के दौरान 200 से 300 बिलियन यूएस डॉलर के खर्चे का अनुमान लगाया गया। वहीं एक अन्य अनुमान के मुताबिक Y2K बग को सही करने के लिए विश्व भर को 600 से 1600 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करने पड़े। इन्फोसिस की तरह से ही IIS इन्फोटेक उन 100 से ज्यादा भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक थी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के Y2K बग को ठीक करने के काम में जुटी हुई थी। इसके बाद तो भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियों ने ऐसी उड़ान भरी कि उसको रोक पाना नामुमकिन सा लगने लगा। 1999 से शुरू हुआ भारत का आईटी और सेवा निर्यात 2010 तक तमाम भविष्यवाणियों को जोड़ते हुए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। वही उस समय भारतीय तकनीकी कंपनियों के कुल राजस्व का लगभग 40% विदेशी कंपनियों से Y2K बग को दुरुस्त करने को मिले कॉन्ट्रैक्ट से आता था। IIS ने सॉफ्टवेयर को Y2K अनुरूप बनाने के लिए कोड को फिर से लिखा। IIS इन्फोटेक ने अपने विदेशी ग्राहकों की एक ब्लू चिप सूची बनाई, जिसमें सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, GE और प्रूडेंशियल जैसी बड़ी अमेरिकन कंपनियां शामिल थीं। वहीं भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया। मिशन सागर का लक्ष्य मेडागास्कर, मालदीव्स, सेशेल्स और कोमोरस देशों में कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं पहुंचाना है। 10 मई 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर लॉन्च किया। भारत नौसेना जहाज केसरी को इस मिशन के तहत तैनात किया गया है। ये ऑपरेशन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के घनिष्ठ सहयोग के साथ किया जा रहा है। इस मिशन को हिंद महासागर में भारत के सागर विजन के साथ घनिष्ठता के तहत तैनात किया गया है। आइए जानते हैं सागर विजन के बारे में। 2015 में भारत ने हिंद महासागर के अपने विजन की शुरुआत की, जिसे सागर कहा जाता है। सागर का पूर्ण स्वरूप सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है। भारत का लक्ष्य अपने पड़ोसियों, विशेषकर समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सूचनाओं के आदान प्रदान, बुनियादी ढांचे के निर्माण, तटीय निगरानी और आपसी क्षमताओं को मजबूत करने में सहयोग करेगा। इस मिशन में शामिल सभी 4 देशों मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस, इन सभी 4 देशों में भारत की नौसेना की मजबूत उपस्थिति है। 2019 की बात करें तो 2019 में भारत और मालदीव में पहले से बंद तटीय रडार निगरानी प्रणाली को पूरा करने के लिए सहमत हुए। 2018 में भारत और सेशेल्स ने द्वीप पर एक नौसैनिक अड्डा स्थापित करने पर सहमति प्रकट की। अक्टूबर 2019 में भारत और कोमोरोस ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने हाई स्पीड इंटरसेप्टर नावों की खरीद के लिए कोमोरोस को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की। वहीं वर्ष 2007 में भारत ने मेडागास्कर की विदेशी धरती पर अपना पहला लिस्निंग पोस्ट बनाया। ये मिशन भारत के सागर विजन से बड़ी आसानी से जोड़ा जा सकता है। इस मिशन में शामिल सभी 4 देशों में भारत की मजबूत नौसैनिक उपस्थिति है। कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति है। पूरी दुनिया के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई है और इसी वजह से उद्योग धंधे भी ठप पड़ गए हैं। इन्हीं उद्योग धंधों और अर्थव्यवस्था को दोबारा से पर्चे पे लाने के लिए कई राज्यों ने अपने श्रम कानूनों में कई नए बदलाव किए हैं। श्रम कानूनों में बदलाव की पहले शुरुआत राजस्थान की। गहलोत सरकार ने बदलाव काम के घंटों को लेकर किया। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बदलाव किया तो 7 मई को उत्तर प्रदेश और गुजरात ने भी लगभग 3 साल के लिए श्रम कानूनों में बदलावों की घोषणा कर दी। अब महाराष्ट्र, ओडिशा और गोवा सरकार ने भी अपने यहाँ नए उद्योगों को आकर्षित करने और ठप पड़ चुके उद्योगों को गति देने के लिए श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं।
जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 3 साल के लिए उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था और निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट का प्रावधान किया है। वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम और कारखाना अधिनियम सहित प्रमुख अधिनियमों में संशोधन किए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने वाले रजिस्ट्रीकृत सारे कारखाने धारा 51, 54, 55, 56 और धारा 59 के तहत कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक घंटों, दैनिक घंटों, अतिकाल और विश्राम आदि से संबंधित विभिन्न नियमों से 19 जुलाई 2020 तक के लिए छूट के लिए प्राप्त होंगे। जारी आदेश के मुताबिक कोई कर्मचारी किसी भी कारखाने में प्रतिदिन 12 घंटे और सप्ताह में 72 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। पहले ये अवधि दिन में 8 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे थी। 12 घंटे की शिफ्ट के दौरान 6 घंटे के बाद 30 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। वहीं कानून में संशोधन के बाद यूपी में अब केवल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 लागू रहेगा। उद्योगों को वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 और बंधुआ मजदूर एक्ट 1976 का पालन करना होगा। उद्योगों पर अ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की धारा 5 ही लागू होगी। श्रम कानून में बाल मजदूरी और महिला मजदूरों से संबंधित प्रावधानों को बरकरार रखा गया है। औद्योगिक विवादों का निपटारा, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों का स्वास्थ्य व काम करने की स्थिति संबंधित कानून समाप्त हो गए। ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने वाला कानून भी खत्म कर दिया गया है। अनुबंध श्रमिकों व प्रवासी मजदूरों से संबंधित कानून भी समाप्त कर दिए गए हैं। लेबर कानून में किए गए बदलाव नए और मौजूदा दोनों तरह के कारोबार और उद्योगों पर लागू होगा। उद्योगों को अगले 3 महीने तक अपनी सुविधानुसार शिफ्ट में काम कराने की छूट दी गई है। कंपनी अतिरिक्त भुगतान कर सप्ताह में 72 घंटे ओवर टाइम करा सकती है और शिफ्ट भी बदल सकती है। कामकाज का हिसाब रखने के लिए पहले 61 रजिस्टर बनाने होते थे और 13 रिटर्न दाखिल करने होते थे। संशोधित लेबर कानून में उद्योगों को 1 रजिस्टर रखने और 1 ही रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है। प्रदेश में 20 से ज्यादा श्रमिक वाले ठेकेदारों को पंजीकरण कराना होता था। इस संख्या को बढ़ाकर अब 50 कर दिया गया है। शिवराज सरकार ने 50 से कम श्रमिक रखने वाले उद्योगों और फैक्ट्रियों को लेबर कानूनों के दायरे से बाहर कर दिया गया है। संस्थान सुविधानुसार श्रमिकों को रख सकेंगे। श्रमिकों पर की गई कार्रवाई में श्रम विभाग और श्रम न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। जहां एक ओर केंद्र सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए संरचनात्मक श्रम सुधारों का समर्थन किया, राज्य सरकार द्वारा लाए गए व्यापक श्रम कानून में बदलाव और छूट का समर्थन किया। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकारों को विश्वास है कि सुधारवादी मानसिकता और श्रम अनुपालन अवकाश अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे और इससे विकास सुनिश्चित होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने भी श्रम कानूनों में किए गए बदलाव को लेकर अपना विरोध जताया है। मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने कहा, भारत में वैसे ही श्रम कानूनों का पालन कड़ाई से नहीं होता और जो है उन्हें भी निलंबित या खत्म किया जा रहा है। वहीं भारत ने एलिसा नाम की कोविड-19 टेस्टिंग किट को तैयार किया है। इसको तैयार करने वाले पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। भारत ने कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी कामयाबी पाई है और टेस्टिंग किट विकसित की है। इस किट से कम समय में जांच मुमकिन होगी। ये किट जांच के लिए जल्द उपलब्ध होगी। आपको बता दें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने कोविड को लेकर एंटीबॉडी को लेकर एलिसा टेस्ट तैयार किया है। बता दें कि अप्रैल महीने में चीन से रैपिड टेस्ट किट मंगवाई गई थी, जिनका सेंसिटिविटी टेस्ट अलग अलग आया था, जिसके बाद ICMR ने इसे कैंसिल कर दिया। एलिसा ये एंटीबॉडी टेस्ट है, जबकि कोरोना की जांच के लिए RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाना जरूरी होता है। इसका नाम कोविड कवच एलिसा टेस्ट दिया गया है। ये किट बड़ी आबादी वाले इलाके में कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर निगरानी में अहम भूमिका निभाएगी। इस किट की सेंसिटिविटी और गुणवत्ता परखने को लेकर मुंबई के 2 अलग अलग इलाकों में टेस्ट को अंजाम दिया गया, जहां इसे सही पाया गया। 2.5 घंटे में इसकी क्षमता 90 सैंपल के टेस्ट की है।
श्रम कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन को लेकर जायरस कैडिला को अनुमति दी है। दरअसल देश ने जो टेस्ट किट विकसित की है वो एंटीबॉडी टेस्ट किट है। सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि ये किट जल्द उपलब्ध होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं एंटीबॉडी टेस्ट और RT-PCR क्या है। अगर कोई व्यक्ति किसी वायरस का शिकार होता है तो उसके शरीर में वायरस से लड़ने में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। शरीर में एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्ट की जरूरत पड़ती है। एंटीबॉडी टेस्ट के नतीजे कम वक्त में आ जाते हैं, जबकि कोरोना जांच के लिए RT-PCR की रिपोर्ट में अमूमन 24 घंटे लगते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट में ब्लड सैंपल लिया जाता है। 1 या 2 बूंद उंगली से ब्लड लेकर जांच होती है, जिससे पता चलता है कि इम्यून सिस्टम ने वायरस को बेअसर करने के लिए एंटीबॉडीज बनाए हैं या नहीं। मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए रियल टाइम PCR टेस्ट किया जाता है। इसमें लोगों का स्वैब सैंपल लिया जाता है। ये इस इलाज से भी बेहद महत्वपूर्ण खबर है कि देश में ही तैयार किट उपलब्ध होगी। इसके लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर देश में ही कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। दोनों की कोशिश है कि कोरोना के इलाज के लिए देश में ही वैक्सीन तैयार की जाए। श्रद्धालुओं के लिए अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना पहले से ज्यादा सुगम हो गया है। आपको बता दें, सड़क संगठन ने उत्तराखंड के धारचूला लिपुलेख मार्ग का निर्माण किया है। इस मार्ग का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीमा क्षेत्र कनेक्टिविटी में एक नए युग की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक विशेष कार्यक्रम में धारचूला से लिपुलेख तक सड़क मार्ग का उद्घाटन किया। श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पिथौरागढ़ से गुंजी तक वाहनों के एक काफिले को रवाना किया। कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा को हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों द्वारा पवित्र और पूजनीय है। इस सड़क लिंक के पूरा होने के साथ यात्रा 1 सप्ताह में पूरी हो सकती है, जबकि पहले 2-3 सप्ताह का समय लगता था। ये सड़क घटिया बग्गड़ से निकलते हुए और कैलाश मानसरोवर में प्रवेश द्वार लिपुलेख दर्रा पर समाप्त होती है। 80 किलोमीटर लंबी इस सड़क की ऊंचाई 6000 से 17060 फीट तक की है। इस परियोजना के पूरा होने के साथ अब कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्री जोखिम भरे व अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाके के मार्ग पर कठिन यात्रा करने से बच सकेंगे। वर्तमान में सिक्किम या नेपाल मार्गों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा में लगभग 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है। लिपुलेख मार्ग में ऊंचाई वाले इलाकों से होकर 90 किलोमीटर लंबे मार्ग की यात्रा करनी पड़ती थी। इससे बुजुर्ग यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सिक्किम और नेपाल के रास्ते अन्य 2 सड़क मार्ग हैं। इसमें भारतीय सड़कों पर लगभग 20% यात्रा और चीन की सड़कों पर लगभग 80% यात्रा करनी पड़ती थी। घटिया बगड़ लिपुलेख सड़क के खुलने के साथ ये अनुपात उलट गया है। अब मानसरोवर के तीर्थयात्री भारतीय भूमि पर 84% और चीन की भूमि पर केवल 16% की यात्रा करेंगे। वहीं सरकार ने कृषि विपणन क्षेत्र को और मजबूत बनाने और किसानों के लिए वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी उपज को बेचने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ 177 और मंडियों को जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी के महत्वाकांक्षी उपयोग के रूप में ई-नाम पोर्टल की परिकल्पना की थी, जिसके बहुतेरे लाभ देश में परिलक्षित हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने पिछले दिनों 7 राज्यों के 200 मंडियों को ई-नाम से जोड़ा था। तब उन्होंने कहा था कि मई अंत तक इनकी संख्या करीब 1000 हो जाएगी। इस समय सीमा के पूर्व ही 177 मंडियां ई-नाम से जोड़ दी गयी। नई जोड़ी मंडियों में गुजरात की 17, हरियाणा की 26, जम्मू कश्मीर की 1, केरल की 5, महाराष्ट्र की 54, ओडिशा की 15, पंजाब की 17, राजस्थान की 25, तमिलनाडु की 13 और पश्चिम बंगाल की 1 मंडी शामिल है। 177 नई मंडियों के शुभारंभ के साथ ई-नाम से संबद्ध मंडियां 962 हो गई हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला व श्री कैलाश चौधरी तथा सचिव संजय अग्रवाल भी उपस्थित थे। आपको बता दें, इससे पहले 17 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों की 785 मंडियों को ई-नाम के साथ जोड़ा गया था, जिनका उपयोग करने वाले 1.66 करोड़ किसान, 1.30 लाख व्यापारी
व्यापारी और 71,911 कमीशन एजेंट रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 9 मई 2020 तक कुल 3.43 करोड़ मीट्रिक टन और संख्या में 37.93 लाख बांस और नारियल का कारोबार किया गया, जिसका सामूहिक मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। आइए नजर डालते हैं क्या है राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत में कृषि जिंसों के लिए मौजूदा मंडियों को वन नेशन वन मार्केट से जोड़ने के उद्देश्य से एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल की 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी। लघु किसान कृषि व्यवसाय संकाय भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में ENAM को लागू करने की प्रमुख एजेंसी है। NAM पोर्टल EPMC से संबंधित सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिए एक एकल खिड़की सेवा प्रदान करता है, जिसमें जिंसों के आने, उनकी गुणवत्ता और मूल्य शामिल होते हैं। व्यापार प्रस्तावों और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का किसानों के खातों से सीधे निपटान करने का प्रावधान है और बेहतर बाजार पहुंच में उनकी मदद करता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और सफल योजना है, जो मौजूदा APMC मंडियों का समूह बनाती है, ताकि कृषि जिंसों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया जा सके। इससे क्रेता और विक्रेता के बीच सूचना की असमानता को समाप्त कर और वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय मूल्य खोज को बढ़ावा देकर एकीकृत बाजार में प्रक्रियाओं को सरल बनाकर कृषि विपणन में एकरूपता को बढ़ावा दिया जा सकता है। और वहीं कई सालों से हमारे देश में किसान फसलों के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फसलों के लिए बेहद ही हानिकारक है। और इसी को देखते हुए हाल ही में CIBRC ने एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल को पूरी तरह प्रतिबंध करने की सिफारिश की है। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति के तहत स्थापित पंजीकरण समिति ने सिफारिश की है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और ट्रेटासाइक्लिन जैसी टीबी दवाओं के फसलों पर उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। पंजीकरण समिति ने 1 मई 2020 को अपनी 114वीं बैठक आयोजित की। इसकी उप समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट का 9% और ट्रेटासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का 1% फसलों पर उपयोग किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार इन दवाओं का उपयोग दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में सबसे अधिक किया गया है। आइए नजर डालते हैं क्या है ये पूरा मामला। CIBRC 8 फसलों में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा के उपयोग की अनुमति देता है। हालांकि अब ये पाया गया है कि इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में अधिक फसलों पर किया जा रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने पहले सिफारिश की थी कि फसलों पर टीबी की किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह आदेश CIBRC के साथ भी साझा किया गया था। इस रिपोर्ट में 2022 तक इन दवाओं के उपयोग को रोकने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि अब इन दवाओं के लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। तब तक उपयोगकर्ताओं को लेबल निर्देशों के अनुसार इन एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना चाहिए। आपको बता दें, पंजीकरण समिति ने एकीकृत कीट प्रबंधन के माध्यम से फसलों में रोगों और कीटों के प्रबंधन की सिफारिश की है। CIBRC ने ICAR को बेहतर और सुरक्षित प्रथाओं पर शोध शुरू करने की भी सिफारिश की है। फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। उद्धव ठाकरे निर्विरोध चुने गए महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और 8 अन्य नेताओं को निर्विरोध विधान परिषद सदस्य चुन लिया गया है। दरअसल उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 27 मई से पहले परिषद का सदस्य चुना जाना जरूरी था। गौरतलब है कि 10 मई 2020 को कांग्रेस ने अपने 2 में से 1 उम्मीदवार का नाम वापस लेने की घोषणा की थी। उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी वजह से उन्हें विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी हो गया था, क्योंकि 6 महीने की समय सीमा खत्म होने वाली थी। चुनाव के मैदान से अपना नाम वापस लेने की समय सीमा 14 मई तक की थी। यही वजह है कि आज अतिरिक्त उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिस कारण से चुनाव की जरूरत भी खत्म हो गई। ब्रिक्स बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को $1 अरब का कर्ज दिया।
ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए भारत को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है। इसका इस्तेमाल इस महामारी से होने वाली मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। शंघाई स्थित एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों ने साल 2014 में की थी। एनडीबी के निदेशक मंडल ने 30 अप्रैल को भारत के लिए आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण को मंजूरी दी थी और इसका उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के कारण होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मंत्रिमंडल के साथ होप पोर्टल का लोकार्पण किया। इस पोर्टल से उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही, प्रदेश से बाहर रह रहे और काम कर रहे प्रवासी भी कनेक्ट हो पाएंगे। इसका मकसद युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है। इस पोर्टल में उत्तराखंड में कौशल विकास विभाग से प्रशिक्षण लेने का भी विकल्प दिया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि ये पोर्टल प्रदेश के युवाओं के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल के डेटाबेस का उपयोग राज्य के समस्त विभाग और अन्य रोजगार प्रदाता युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए करेंगे। भारत में लागू होगी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जिसके तहत अब एक राज्य का राशन कार्ड दूसरे राज्य में भी मान्य होगा। इससे प्रवासी मजदूरों को काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर अनाज खरीदने के लिए इधर उधर भटकना नहीं होगा। भारत ने 13 मई को शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। ये एससीओ की 8 सदस्यीय बैठक वीडियो सम्मेलन के माध्यम से हुई। विदेश मंत्रियों की इस बैठक में घातक कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए सहयोग पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 8 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। आपको बता दें, विदेश मंत्रियों का यह वीडियो सम्मेलन रूसी संघ के विदेश मामलों के मंत्री सर्गेई लावरोव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इन 8 देशों के विदेश मंत्रियों में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीनी विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हुए। जम्मू और कश्मीर ने जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए नल का कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। हरियाणा के गांवों के घरों में भी साल 2022 तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए नल लगाने का टारगेट तय कर लिया गया है। आपको बता दें, घरों में नल लगाने का काम जल जीवन मिशन के तहत होगा। वर्तमान वर्ष के दौरान केंद्र शासित प्रदेश 3 जिलों गंदरबल, श्रीनगर और रायसी के सभी 5000 गांवों के 10% कवरेज के लिए योजना बना रहा है। 40 साल में पहली बार घटा भारत का CO2 उत्सर्जन। पर्यावरण संबंधित एक वेबसाइट कार्बन ब्रीफ के विश्लेषण के मुताबिक कोरोना संकट के बीच 40 साल में पहली बार भारत में कार्बन उत्सर्जन में साल दर साल के लिहाज से कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में नवीकरणीय ऊर्जा में प्रतिस्पर्धा और बिजली के गिरते उपयोग से जीवाश्म ईंधन की मांग कमजोर पड़ गई है। अध्ययन में पाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मार्च में 15% की गिरावट दर्ज हुई थी और अप्रैल में इससे 30% की गिरावट दर्ज की गई है। शोधकर्ताओं ने तेल, गैस और कोयले की खपत का अध्ययन करते हुए अनुमान लगाया कि मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में CO2 उत्सर्जन 30 M टन तक गिर गया। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च NAL बेंगलुरु ने स्वास्थ्य वायु नामक एक वेंटिलेटर विकसित किया है। इस वेंटिलेटर को 36 दिनों के रिकॉर्ड समय में डिजाइन किया गया है। आपको बता दें, CSIR द्वारा विकसित ये वेंटिलेटर एक नॉन इन्वेसिव BIPAP वेंटिलेटर है। ये वेंटिलेटर बिल्ट इन बायोकम्पैटिबल कपलर और एक उच्च दक्षता युक्त फिल्टर से बना है। ये सुविधाएं वेंटिलेटर को कोविड-19 के प्रति भय को कम करने में मदद करती है। बेंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य लोगों के ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में मदद करना है। इससे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखने में मदद मिलेगी। गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के कारण देश में कई मौतें हुई हैं। विशेष रूप से कोविड-19 के कारण हाइपोक्सिया होता है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाता है। ये एक वार्षिक अभियान है जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करता है। इस बार की थीम रही, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। इस थीम के द्वारा मुख्य रूप से
पारिस्थितिकी कनेक्टिविटी और पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता पर बल दिया गया है। ये थीम ट्रैकिंग तकनीकों पर भी केंद्रित है जो दुनिया में प्रवासी पक्षियों के मार्गों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है। आपको बता दें, विश्व प्रवासी दिवस की शुरुआत पहली बार 2006 में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन में की गई थी। सुंदरबन डेल्टा जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, विश्व में बाघों का एकमात्र वन निवास है। पश्चिम बंगाल वन विभाग के नवीनतम अनुमान के अनुसार बाघों की संख्या 2019-20 में 88 से बढ़कर 96 हो गई है। सुंदरबन एक विश्व धरोहर स्थल और रामसर स्थल है। सुंदरबन का सार्वभौमिक महत्व है और ये दुनिया में सबसे बड़ी मैंग्रोव वन है। ये विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। सुंदरबन के मैंग्रोव वन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर बने हुए हैं। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के रिसर्च सेंटर इमारत ने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर विकसित किया है। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड, पासबुक, चालान और कागज को सैनिटाइज करने के लिए एक अल्ट्रावायलेट कैबिनेट विकसित किया है। इसका उपयोग करेंसी नोटों और कागजात को सैनिटाइज करने के लिए भी किया जा सकता है। ये कैबिनेट के अंदर रखी वस्तुओं में UV किरणों का 360 डिग्री एक्सपोजर प्रदान करता है। ध्रुव एक संपर्क रहित पराबैंगनी सैनिटाइजेशन कैबिनेट है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए अत्यधिक उपयोगी है। झारखंड की कला, सोहराई कोहबर और तेलंगाना की तेलिया रुमाल को G टैग प्रदान किया गया। झारखंड में सोहराई कोहबर कला पहली GI टैग पाने वाली कला है। ये कला प्राकृतिक और नैसर्गिक रंगों का इस्तेमाल कर बनाई जाती है। इसमें रंग पीली, काली, लाल मिट्टी के इस्तेमाल से उकेरे जाते हैं। इस कला का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015 में मन की बात के दौरान किया था। तेलिया रुमाल बनाने के लिए कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित का काम शामिल है जो केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है और किसी अन्य यांत्रिक साधनों द्वारा नहीं। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप अब अगले साल भारत में ही 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। ये वर्ल्ड कप कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। आपको बता दें, विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने महामारी से पैदा हुई परिस्थितियों का गहन मूल्यांकन करने के बाद 12 मई 2020 को ये फैसला किया। तो ये थी इस हफ्ते की तमाम खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए दे टीवी। नमस्कार।